हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका 9वां टेस्ट है और 9वां जो टेस्ट है वो यूनिट नंबर 2 से है और इसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। इस टेस्ट के अंदर जो कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है वो 25 रहेगी और सारे के सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक की पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं रीट का, तो उसकी भी पूरी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रीट एसएसटी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज सिलेबस आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा डिटेल के अंदर, तो वहां पर जाकर के भी आप उनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिएगा कि यूनिट नंबर 2 कौन सी है। यूनिट नंबर 2 है जिसमें हमारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इसमें जो हमें विशेषतः ध्यान देना है इसका राजनीतिक इतिहास, यहाँ का प्रशासन और यहाँ की संस्कृति के प्रति योगदान क्या क्या रहे। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। विशेषतः यहाँ प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके प्रशासन से ज्यादा पूछे जाते हैं और संस्कृति से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आधा प्रश्न तो इस प्रकार का पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रशासक हुआ करता था, कितने प्रांतों में बटा हुआ था, या किसी पद का नाम देकर के भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पद क्या कार्य करने वाला हुआ करता था, कौन सा अधिकारी क्या कार्य करता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था। ऑप्शन है हमारे पास में सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट या फिर सेल्यूकस का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सेल्यूकस। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। दोस्तों, अब देखिएगा चंद्रगुप्त ने क्या किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। देखिएगा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस कौन था, ये सिकंदर का ही उत्तराधिकारी था। ये था सिकंदर का उत्तराधिकारी जिसे पराजित किया चंद्रगुप्त ने। और इसके बाद में जो संधि हुई, ये संधि काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें जो मुख्य बात थी कि इसमें संधि के बाद में चंद्रगुप्त को काफी कुछ मिला। कंधार मिला, काबुल मिला, हेरात मिला और साथ ही साथ बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा भी उसे मिला था। और इसी के साथ साथ देखिएगा उसकी जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह भी जो है वो चंद्रगुप्त के साथ में होता है और इसे जो है वो फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय मैरिज भी माना जाता है। इसे फर्स्ट जो है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, अब देखिएगा ये जो पाटलिपुत्र में काफी दिन तक रहा था मेगास्थनीज और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी। इसकी लिखी हुई प्रमुख पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मौर्यकालीन जो शासन है हमें उसकी जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है और धार्मिक जो बातें थी उन सभी की जानकारी जो है हमें इंडिका से प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त ने जब सेल्यूकस को पराजित किया तो संधि हुई, उसी संधि के अंदर उसकी पुत्री हेलेना से उसका विवाह भी होता है, जिसे फर्स्ट जो है अंतरराष्ट्रीय विवाह मान करके चलते हैं। और जो मेगास्थनीज था उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका जो है मौर्यकालीन सामाजिक शासन और प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था को स्पष्ट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिका का लेखक कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, प्लिनी है या फिर विष्णुगुप्त है। तो पिछला प्रश्न था उसी से रिलेटेड है, आपको अच्छे से पता है, याद हो चुका है। उसका जो लेखक था वो था मेगास्थनीज। तीसरे प्रश्न की अपनी बात करते हैं, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया। दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमारे प्रश्नों की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो आरएस का पेपर हो, एसएससी का हो, कितने भी छोटे या बड़े लेवल का पेपर हो, जहाँ मौर्य काल आता है वहां पर इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रथम, पंचम, अष्टम या फिर 13वां। कौन सा शिलालेख था जिसके अंदर पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है
13वें शिलालेख के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या है? प्रथम जो शिलालेख है उसके अंदर दोस्तों पशु बलि की भर्त्सना की गई है, यानी उसकी निंदा की गई है, उसको बुरा बताया गया है। 5वें अगर हम शिलालेख की बात करें तो ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो धर्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति की जो है वो बात की गई है पंचम के अंदर। अष्टम भी यहाँ पर दे रखा है। 8वें की बात करें तो 8वां जो है वो धम्म यात्राओं से संबंधित है। अब रह गया 13वां। 13वें में क्या क्या है? 13वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वें के अंदर देखिएगा दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो सीमावर्ती राज्य हैं उनका वर्णन किया गया है, जो प्रत्यंत राज्य थे उनका वर्णन किया गया है, इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ उसकी भी बात जो है इसके अंदर की गई है, और बौद्ध धर्म की भी बात इसके अंतर्गत की गई है दोस्तों। तो इसलिए 13वां जो है हमारे पास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो अगले प्रश्न की अपनी बात करें। चौथा जो प्रश्न है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ये शिलालेख कहाँ है? बिहार में है, बंगाल में है, असम में है या फिर उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। बिहार के अंदर ये शिलालेख है दोस्तों। इसमें जो है धार्मिक यात्राओं का वर्णन जो है वो किया गया है। रामपुरवा बिहार के चंपारण के अंदर ये मौजूद है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से लिया गया है या कौन से शिलालेख से लिया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सांची स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ है या फिर लुम्बिनी स्तंभ है दोस्तों। तो यहाँ इसका जो सही आंसर वो होगा सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ से ये लिया गया है दोस्तों। ये है कहाँ? तो ये देखिएगा सारनाथ जो स्तंभ है वो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी, यूपी के अंदर जो है सारनाथ स्तंभ है। ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कितने शेर हैं? इसमें 4 शेर हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं। ये जो 4 शेर हैं वो आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं, और इसी के नीचे देखिएगा 4 पशु और भी हैं। इसमें 4 पशु और भी हैं। ये 4 पशु और कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए बैल है, यहाँ घोड़ा है, यहाँ हाथी भी है और यहाँ पे सिंह भी है। ये 4 जो हैं पशु यहाँ पर और भी आते हैं, और इनके बीच में एक चक्र भी है। और इस चक्र में बहुत बार पूछा जाता है कितने आ रहे हैं? तो 24 आ रहे हैं, यानी 24 लाइनें इसके अंदर हैं, और इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया था? जनवरी 1950 के अंदर इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस रूप में किया गया? किस काल में किया गया दोस्तों? यहाँ पर आप इसको सही देखिएगा, किस काल में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है महाजनपद काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर मौर्य काल में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मौर्य काल के अंदर पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किया गया था दोस्तों। ये भी हमने जिन 4-5 प्रश्नों की बात की थी ये सारे के सारे रीट से संबंधित थे। रीट की पीछे की परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, जिनकी अपनी बात कर ली है। या तो वही भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या उससे संबंधित बातें पूछी जा सकती है, जो हमने सारी देख ली हैं। अगले प्रश्न की अपनी बात करें कि मौर्य काल में उदक क्या हुआ करता था? उदक भाग था, किसका भाग था? सैन्य कर का, एक सिंचाई कर का, या विवाह कर का, या फिर आय कर का? तो इसका जो सही आंसर है ये सिंचाई कर का भाग था। इसमें क्या था देखिएगा दोस्तों, ये एक नाम आप याद रखिएगा, सेतुबंध। सेतुबंध हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है कौटिल्य का। कौटिल्य ने ये जो शब्द प्रयोग किया है वो किया था सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए वो सेतुबंध शब्द का उपयोग करते हैं, और राज्य की ओर से जो सिंचाई के ऊपर कर लिया जाता है 1/5 जो भाग है उससे 1/3
3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे उदक भाग कहते थे, इसे ही उदक भाग कहा जाता था। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, सिंचाई कर के रूप में जाना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसके काल में डिमेकस जो है वो भारत आया था, बिंदुसार के समय, समुद्रगुप्त के समय, अशोक के समय या फिर चंद्रगुप्त के समय। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बिंदुसार के समय जो है ये भारत में आया था। और देखिएगा बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त के बाद में जो है शासक बनता है। इसके कुछ और नाम भी आते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं तो पूछे भी जा सकते हैं। अमित्रो चेट्स भी कहा जाता है इसको, या फिर इसे कहते हैं अमित्र घात, इसे अमित्र घात भी कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो पूछा जा सकता है, जैन जो साहित्य है उसके अंदर इसे सिंहसेन भी कहा गया है, जैन साहित्य के अंदर सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में भी इसका नाम आता है, वायु पुराण के अंदर इसे भद्रसार के नाम से भी जाना गया है। तो ये इसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें थी। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो इनका धर्म की अगर बात करें तो आजीवक धर्म के ये अनुयायी थे। और जो चाणक्य है चंद्रगुप्त का तो था ही, इनका भी प्रधानमंत्री रहा था, इनका भी पीएम रहा था। और चाणक्य के बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो थे खल्लाटक, खल्लाटक को जो है बाद में प्रधानमंत्री बनाया गया था। और डिमेकस जो है वो इसी के समय में भारत आया था। कहाँ से आया था तो देखिएगा सीरिया के जो शासक हैं, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस फर्स्ट, इनके समय में, जिसको सेरेटर भी कहते हैं, सेरेटर के समय में देखिएगा इन्होंने जो मांग की थी, इससे अंजीर की मांग की, इससे शराब की मांग की और इससे दार्शनिक की भी मांग की थी। तो इन्होंने कहा भी दार्शनिक भेजने की तुम्हारे यहाँ पर परंपरा नहीं है, बाकी चीज़ें तो हम क्या है कि भिजवा सकते हैं। इन्होंने अपना जो राजदूत है वो यहाँ पर भेजा था। इसके अलावा एक और जो है मिस्र के शासक का राजदूत भी इनके समय में आया था, मिस्र के शासक का राजदूत आया था जिसे हम कहते हैं डायनोसियस, डायनोसियस भी इसी के समय में भारत में आया था। और किसके काल में, बिंदुसार के काल में। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। समाहर्ता राजस्व अधिकारी था, प्रतिष्ठा न्यायाधीश था, व्यवहारिक न्यायाधीश था, आठविक सैन्य था। इसमें से हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आठविक है, क्योंकि आठविक वन से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ हम थोड़ी और बात कर लेते हैं कि यहाँ देखिएगा 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। न्यायालय हैं जिनसे जुड़े हुए ये दोनों शब्द हैं, न्यायालय थे। एक तो था कंटक शोधन, एक तो था कंटक शोधन। और जो कंटक शोधन था उसमें फौजदारी जो मामले हैं वो सुने जाते थे, और उसका जो न्यायाधीश था उसे हम कहते थे प्रतिष्ठा। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो न्यायालय था वो था धर्मस्थानीय। इसमें जो मामले हुआ करते थे वो दीवानी हुआ करते थे। इसका जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे व्यवहारिक कहते थे, या फिर उसे धर्मस्थ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों बात अपने कर ली है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं हुआ करता था। युक्त, राज्यों को, प्रादेशिक या फिर अग्रहारिक। तो इसमें सही आंसर है अग्रहारिक, ये इसका भाग नहीं हुआ करता था। मौर्य प्रशासन के अंदर इस प्रकार का कोई अधिकारी नहीं हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, पंकोद सन्निरोधे, ये मौर्य प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था। आपको ये बताना है कि ये कब लिया जाता था। देखिएगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, आयकर चोरी करते पकड़े जाने पर, जंगल काटने पर, या रात्रि के अंदर मदिरा पान करके घूमते मिलने पर। तो दोस्तों यहाँ नाम में भी थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो पंक मनी होता है कीचड़। तो इसमें कौन सा होना चाहिए दोस्तों, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, है ना। कभी तुक्का भी अगर लगाना हो, नहीं भी पता हो, तो इसमें कुछ एक शब्द आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। और एक बार आरएस की किसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कुछ और कर भी हुआ करते थे, जैसे सीता कर की अपनी बात करें, ये हुआ करते थे राजकीय भूमि से होने वाली आय, होने वाली आय। फिर हम बात करें भाग, भाग क्या था, जो कृषक हैं, कृषक द्वारा उत्पादित
सामग्री से जो आय प्राप्त की जाती थी, सामग्री से प्राप्त जो होती थी उसे भाग कहते थे। प्रणय, ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये एक आपातकालीन कर हुआ करता था। बलि, बलि क्या हुआ करता था? टैक्स था, ये एक प्रकार का भू राजस्व हुआ करता था। विष्टि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विष्टि बहुत बार पूछा जाता है। विष्टि क्या है? ये निःशुल्क श्रम था, निःशुल्क श्रम, यानी हम इसको बेगार कह सकते हैं, एक प्रकार की ये बेगार हुआ करती थी दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किया था धार्मिक सहिष्णुता के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए, या स्वयं के प्रचार के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, प्रजा के नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने धर्म का प्रचार किया था। अच्छे व्यक्ति थे ये, अपने प्रचार के लिए इन्होंने कार्य नहीं किया था। यहाँ अगला जो हमारा प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में बांटा था, कौन सा उस वर्ग की सूची में शामिल नहीं था? दास, दार्शनिक, कृषक और शिकारी, कौन सा शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दास इसमें शामिल नहीं हुआ करते थे। कौन कौन से 7 वर्ग थे? तो यहाँ पर हम बात करें, एक तो हुआ करता था दार्शनिक वर्ग, दूसरा कृषक वर्ग हुआ करता था, तीसरा शिकारी व पशुपालक हुआ करता था, फिर उसके बाद में आता था व्यापारी व शिल्पी हुआ करता था, फिर आता था योद्धा भी हुआ करता था, फिर आता था निरीक्षक, और इसके अलावा हुआ करता था मंत्री। तो ये हुआ करते थे दोस्तों, इन वर्गों के अंदर जो है इन्हें बांटा गया था दोस्तों। तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। दार्शनिक था, कृषक था, शिकारी व पशुपालक था, व्यापारी व शिल्पी हुआ करता था, योद्धा हुआ करता था, निरीक्षक हुआ करता था और मंत्री हुआ करता था। ये 7 वर्गों में उसने बांटा था दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अश्व, हाथी, सिंह, वृषभ, वृषभ सिंह, अश्व, हाथी, अश्व, सिंह, हाथी, वृषभ, या सिंह, वृषभ, हाथी, अश्व। इसका जो सही आंसर है वो है अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ। ये आपको बड़े अच्छे से आपको इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगले जो हमारा प्रश्न है वो है कि अशोक का रुमिनदेही स्तंभ जो है वो किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से, अश्वमेध यज्ञ से, महावीर जैन से, या अशोक का उपनाम जो है वो देवनाम प्रिय यहाँ से हमें मिलता है। रुमिनदेही स्तंभ जो है उसका उल्लेख जो है वो किया गया है, तो वो किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा बुद्ध के जन्म से ये संबंधित है दोस्तों। अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की अपने बात करते हैं। कौन से वर्ष की बात करते हैं? 20वें वर्ष के अंदर इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर उसी समय एक शिलान्यास जो है वो स्थापित किया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण इन्होंने यहाँ से देखिएगा धार्मिक जो कर हुआ करता था उसको भी माफ कर दिया था, और भू राजस्व कर है उसको भी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करें, इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। डायरेक्ट हमारे लिए फैक्ट है। किसमें कहा गया है? इंडिका में, मेघदूत में, वृषलाभिषेक में, या देवी चंद्रगुप्तम में। इसमें कहा गया है, मेघदूत के अंदर जो है इन्हें वृषल कहा गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, वह जैन भिक्षु कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिणी भारत में श्रवणबेलगोला गया था? भद्रबाहु था, एपियानस था, सांगपो था, या फिर विशाक्त था? तो उसका जो सही आंसर है वो है भद्रबाहु। देखिए चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, और अंतिम समय जो है जैन संत भद्रबाहु के साथ बिताने के लिए श्रवणबेलगोला चले गए थे। कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला जो कहाँ है वो कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। वहाँ पर ये चले गए थे, वहाँ पर व्यतीत किया। और एक स्थान याद रखिएगा, चंद्रगिरी जो पर्वत है, चंद्रगिरी पर्वत पर
संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया था। संलेखना के अंदर देखिए खाना पीना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। सो जैनियों की परंपरा है ये, संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने जीवन का परित्याग किया था। अगले प्रश्न की हम बात करें 18वां, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस काल में प्राप्त होता है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर सिंधु काल में? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मौर्य काल है दोस्तों। मौर्य काल के अंदर ये हमें प्राप्त होता है। इस समय क्या था कि मौर्य काल के अंदर संपूर्ण जो साम्राज्य है वो किस में बंटा हुआ था? प्रांतों में बंटा हुआ था और इन प्रांत को कहा जाता था चक्र। क्या कहते थे? चक्र। और प्रांत का जो मुखिया हुआ करता था, मुखिया को हम कहते थे प्रांतपति। मुखिया को क्या कहते थे? प्रांतपति, या फिर इसे राज्यपाल कहा जाता था। क्या कहते थे? राज्यपाल कहते थे दोस्तों। और अशोक के शिलालेख के अनुसार इसे जो है अलग नाम जाना जाता था, कुमार या फिर आर्यपुत्र भी कहा जाता था दोस्तों। इस समय जो संपूर्ण शासक है वो 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। 5 प्रांत कौन कौन से? एक तो उत्तरापथ था, एक देखिएगा दक्षिणापथ था, एक हमारे पास में था अवंती, एक था कलिंग और एक हुआ करता था प्राची। ये सारे के सारे थे दोस्तों। यहाँ और अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो प्रांत था। प्रांत जो है वो किस में बंटा हुआ था? वो मंडल के अंदर बंटा हुआ था। मंडल का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे हम प्रदेष्टा भी कहते थे। मंडल जो था वो नीचे आगे जिले के रूप में अपने ले सकते हैं, जिसे आहार कहते थे। क्या कहते थे? आहार, या फिर उसे विषय कहते थे। और इसका जो अधिकारी हुआ करता था उसे हम विषयपति के नाम से जानते थे। और इसके नीचे जो है देखिएगा जो अधिकारी हुआ इसे विषयपति को ही हम क्या कहते थे? स्थानिक भी कहते थे। विषयपति को हम क्या कहते थे? स्थानिक भी कहते थे। और इसके नीचे देखिएगा गांव हुआ करते थे। स्थानिक के नीचे कौन होते थे? गांव। और गांव का जो मुखिया होता था उसे हम ग्रामीणी कहा करते थे। तो सबसे पहले प्रांत था, फिर मंडल था, फिर विषय या विषपति हुआ करते थे, और फिर देखिएगा गांव या ग्रामीणी हुआ करते थे। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से असुमेलित है दोस्तों। उत्तरापथ की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैन या उज्जैनी, कलिंग की तोसली और दक्षिणापथ की पाटलिपुत्र। यहाँ जो सही आंसर है ये हमारा असुमेलित है दोस्तों। उत्तरापथ के लिए तक्षशिला सही, अभी हमने देखा भी था 5 भागों में बंटा हुआ था। अवंती के लिए उज्जैनी है और कलिंग के लिए कौन सा था? तोसली था। और दक्षिणापथ जो है वो राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वो थी सुवर्णगिरी। कौन सी थी? सुवर्णगिरी थी। और पाटलिपुत्र किसकी थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो प्राची की थी। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे जो प्रांत थे वो हो चुके हैं। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के जीवन काल में ही उनके किस पुत्र ने खोतान में एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी? धर्मपुत्र था, कुस्तन था, चारुमती थी या फिर मोगली था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कुस्तन। कुस्तन जो है उन्होंने वहां पर एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी खोतान के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसके सदस्यों की संख्या थी 20, 30, 40 या फिर 50। जिसका जो सही आंसर है उसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 30, जो कि पाटलिपुत्र का प्रशासन संभालते। अगले प्रश्न की अपने बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र है, राजनीति है, लोक प्रशासन है या फिर समाज है? देखिएगा नाम तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की बातें भी हैं, लेकिन मूल जो इसका विषय था वो था राजनीति दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजनीति। अब देखिएगा कौटिल्य कौन था? तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित है और चंद्रगुप्त का जो परामर्शदाता भी अपने इसको मानते हैं और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी ये था दोस्तों। इसलिए काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है। तक्षशिला का निवासी ये हुआ करता था, ब्राह्मण का पुत्र था। और इन्होंने देखिएगा शासन विधि के प्रतिपादन के लिए अर्थशास्त्र की रचना की थी कि शासन जो है हमारा वो किस प्रकार से चलाया जाएगा, इसके लिए अर्थशास्त्र की रचना की थी। लेकिन ये राजनीति शास्त्र का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। यहाँ आगे अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है, इसमें 15 खंड थे और 180 अध्याय हैं। कितने खंड हैं?
15 खंड हैं, 180 अध्याय हैं और इसकी भाषा जो है वो भाषा कौन सी है दोस्तों? इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा था, तक्षशिला था, अवंती था या फिर उज्जैन था? तो दोस्तों इस समय जो मुख्य केंद्र था वो तक्षशिला था। अगला जो प्रश्न है हमारा, अशोक के स्मरण किए जाने का मुख्य कारण क्या है? क्यों स्मरण किया जाता है? जनहित था, विजय था, धर्म था या फिर शिक्षा के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जनहित। जनहित के लिए जो है अशोक को जाना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न। अशोक द्वारा सुदामा गुफा किसे प्रदान की गई थी? प्रदान की गई थी किसे? आजीवक संप्रदाय को, जैन संप्रदाय को, बौद्ध संप्रदाय को या फिर वेदाचार्य को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आजीवक जो संप्रदाय था उसको सुदामा गुफा जो है वो प्रदान की गई थी दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों की भी हमने बात की है। अगले प्रश्न पत्र के अंदर यानी अगले टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे जो कि 10वां टेस्ट होगा, मौर्य काल और कुछ एक प्रश्न अपने मौर्योत्तर काल के भी देख लेंगे दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट होंगे तो। साथ ही साथ हम गुप्त काल को भी देखेंगे दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों की जो वो PDF है वो फॉर्मेट आपको या तो हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, जिसका नाम अतुल्य RS के नाम से है, सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इस टेस्ट से कुछ सीखा हो, कुछ काम का हो, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और हमारे साथ जुड़ करके ही तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीट का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं, SST का, साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो सारी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल के अंदर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। फ्री सारे लेक्चर आपके लिए मिलते रहेंगे, रेगुलर क्लासेज आपकी अपलोड होती है, परीक्षा तक के कार्यक्रम आपका चलता रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर के दे सकते हैं, या तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, अगर होगी तो कोई 10-12 रुपए मैक्सिमम आपके लिए प्राइस होगा। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस हमारे तरफ से नहीं रखा गया है, अगर होगा तो है वो भी बहुत ही नाम मात्र का। इसके अलावा कोई वहाँ पर आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो वो 12 यूनिट के 12 टेस्ट जो हैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, वहाँ पर जाकर के आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, तो सारे नोट्स वगैरह PDF वगैरह सारी कुछ आपको मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो ये आपके लिए है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।